जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, उसके संतुलन की बात करते हैं, तो उपभोक्ता का संतुलन दिखाने के दो तरीके होते हैं। उपभोक्ता के संतुलन को दो तरीके से दर्शाया जा सकता है। एक तो उपयोगिता की सहायता से, एक तो हम उपभोक्ता का संतुलन उपयोगिता की सहायता से दर्शा सकते हैं, या फिर एक तरीका और होता है उपभोक्ता का संतुलन अनादि मान वक्र की सहायता से भी दर्शाया जा सकता है। यदि हम ये तो मैंने करा दिया है उपयोगिता की सहायता से, जो कि चैप्टर 2 में था। ठीक है, उपयोगिता की सहायता से उपभोक्ता संतुलन चैप्टर 2 का पार्ट है, और अनादि मान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन चैप्टर 3 का पार्ट है। और अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, अनादि मान वक्र की सहायता से। तो स्टार्ट करते हैं अनादि मान वक्र के लिए। चैप्टर 3 डाल सकते हो तुम लोग, उपभोक्ता संतुलन। ब्रैकेट में लिख लेना अनादि मान वक्र। तो अनादि मान वक्र पे बाद में आएंगे, पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो, तुम्हें मालूम है जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज के उपभोग की, जब हम किसी वस्तु का लगातार उपयोग कर रहे होते हैं, जब हम किसी वस्तु को उपभोग कर रहे होते हैं, तो उनसे जो संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि के स्तर की भी कुछ धारणाएं बताई गई हैं। तो ध्यान रखना, चैप्टर 2 में मैंने बताया था ना कि संतुष्टि को हम एक यूनिट में मेजर कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को हम इकाइयों में लिख सके, लेकिन हमने वहां पर पढ़ा है कि किसी वस्तु से हमें 2 यूटिल मिल रही है, किसी वस्तु से हमें 10 यूटिल मिल रही है, किसी वस्तु से हमें 15 यूटिल मिल रही है, यानी कि उससे मिलने वाली संतुष्टि को मापा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जब किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को मापा जाता है तो ऐसी धारणा कहलाती है गणनावाचक। ऐसी धारणा क्या कहलाती है? गणनावाचक धारणा, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। चैप्टर 3 बिल्कुल अलग है। चैप्टर 3 में अनादिमान वक्र गणनावाचक धारणा की बात नहीं करता है, वो बात करता है सिर्फ गुणवाचक। वो ये कहता है कि किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को मापा तो जा सकता है, लेकिन अंकों में नहीं लिखा जा सकता। हम केवल गुण बता सकते हैं कि इससे मुझे संतुष्टि ज्यादा मिली है, उससे मुझे संतुष्टि कम मिली है, मुझे इसके बराबर संतुष्टि मिली है, मुझे इसको उससे ज्यादा मिली है। ठीक है, तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं माप नहीं सकता इकाइयों में कि इतनी मिली है। ठीक है, हम केवल कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो कहलाता है गुणवाचक। मतलब उसकी गुणों की बात कर सकते हैं कि कम मिली है, ज्यादा मिली है, कितनी मिली है, वो बात यहाँ पर नहीं होगी। तो यूनिट 2 के 2 चैप्टर है, जिसमें मैंने पहले चैप्टर 2 की बात करी थी। तो चैप्टर 2 में मैंने कौन सा धारणा इस्तेमाल करी है? गणनावाचक, क्योंकि मैंने हर बार बोला था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है यूटिल्स में। उपयोगिता को किस में मापा जा सकता है? यूटिल्स में। लेकिन इंडिफरेंस कर्व अनादिमान वक्र के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात होगी गुणवाचक धारणा की। ठीक है, जिसको मापा नहीं जा सकता, केवल तुलना कर सकती है। कहने का मतलब ये, हम केवल उसकी श्रेणी बता सकते हैं। ठीक है, कि उसकी ऊंची श्रेणी है या निम्न श्रेणी है या मध्य श्रेणी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले ये हेडिंग डालना है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो तुम, उपयोगिता की गणनावाचक तथा गुणवाचक, गणनावाचक तथा गुणवाचक धारणा। गुणवाचक को ये भी कहते हैं क्रमवाचक। तो गुणवाचक का ब्रैकेट में एक दूसरा नेम लिख लेना, क्रमवाचक। तो लिखो इसके लिए कैपिटल ए पॉइंट,
सबसे पहले मैं बात करूंगा गणनावाचक की, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो लिखो गणनावाचक धारणा। गणनावाचक धारणा। तो लिखो गणनावाचक धारणा में इसके अनुसार उपयोगिता को, इसके अनुसार उपयोगिता को संख्या में, इसके अनुसार उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अनुसार उपयोगिता को संख्या में, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं गणनावाचक की, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, उपयोगिता को संख्या में, कि मुझे इतनी संतुष्टि मिली है, 5 यूटिल की संतुष्टि मिली है, 20 यूटिल की संतुष्टि मिली है, 100 यूटिल की संतुष्टि मिली है। मतलब संतुष्टि को संख्याओं में लिखा जा सकता है, संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। उपयोगिता को संख्या में व्यक्त, बोर्ड पे लिखा हुआ है व्यक्त किया जा सकता है। लिख लो जैसे 3, 4, 5, 3, 4, 5 डैश। ठीक है, तो ये कहलाती है गणनावाचक। हाँ, अगली धारणा लिखो कैपिटल बी बनाकर, गुणवाचक। गुणवाचक धारणा। तो गुणवाचक का मतलब जिन्हें हम अंकों में नहीं लिख सकते, केवल उनके क्रम से पहचान सकते हैं कि किसकी ज्यादा श्रेणी और किसकी कम श्रेणी है। ठीक है, तो हम केवल इतना कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लिखो इसके अनुसार उपयोगिता को, इसके अनुसार उपयोगिता को संख्या में नहीं बल्कि, इसके अनुसार उपयोगिता को संख्या में नहीं, संख्या में नहीं बल्कि उनकी श्रेणी या क्रम के अनुसार, उनकी श्रेणी, बोर्ड पे लिखा हुआ है श्रेणी, उनकी श्रेणी या क्रम के अनुसार लिखा जा सकता है, उनकी श्रेणी या क्रम के अनुसार, क्रम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, क्रम के अनुसार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये बेसिक था। तो अनादिमान वक्र की धारणा गुणवाचक धारणा है, और चैप्टर 2 में पढ़कर आए थे उपयोगिता की धारणा। उपयोगिता की धारणा गणनावाचक धारणा है, मतलब हम उसमें गणना कर सकते हैं कि यूटिलिटी कितनी मिलती है, किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को यूटिलिटी में मापा जा सकता है, ये मानी जाती है गणनावाचक। तो चैप्टर के लिए फर्स्ट हेडिंग डाल दो, अनादिमान वक्र तथा बंडल। अनादिमान वक्र तथा बंडल। ठीक है, हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखो। देखो अनादिमान वक्र का मतलब देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि वैसे तो तुम्हें मालूम है एक व्यक्ति बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है, कोई एक वस्तु या दो वस्तु तो होती नहीं है, उपयोग की जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। जैसा कि तुम्हें पहले ही मालूम है चैप्टर 2 में भी हमने 2 वस्तुओं तक ही काम करा था, तो यहाँ पर भी हम कितनी वस्तुओं तक काम करेंगे, सिर्फ 2 वस्तुओं तक। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक उपभोक्ता 2 तरह की वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। और अनादिमान वक्र वो वक्र होता है, देखो डेफिनेशन कितनी अच्छी है, पहले मैं संयोग बना देता हूं, अभी ड्रॉ मत करना, अभी केवल देखना। संयोग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो मैंने 4 कॉम्बिनेशन ले लिए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी।
संयोग ए बी सी डी। एक तो वो कंज्यूम कर रहा है सेब, सेब का उपभोग कर रहा है, और दूसरी तरफ वो संतरा भी उपयोग कर रहा है। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन, जब वो सेब की सिर्फ एक इकाई खरीद रहा था, जब सेब की एक ही इकाई का उपभोग कर रहा था, तब वो संतरों की 10 इकाइयों का उपभोग कर रहा था। मान लो इनसे मिलने वाली संतुष्टि ये हो गई 1 और 10, मतलब उसका पहला कॉम्बिनेशन क्या माना जाएगा, 1 और 10। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक बात ध्यान रखो, अनादिमान वक्र वो वक्र होता है जहां पर संतुष्टि का स्तर, मतलब उसको मिलने वाली संतुष्टि, संतुष्टि का स्तर एक समान रहता है। पूरे वक्र पर मिलने वाली संतुष्टि उसकी कैसी होती है, एक समान होती है। ना तो कभी उसकी संतुष्टि बढ़ती है, ना ही उसकी संतुष्टि कभी कम होती है। मतलब हमेशा संतुष्टि कैसी रहती है उसकी, एक समान। अनादिमान वक्र कहने का मतलब एक ऐसा वक्र जब संतुष्टि का स्तर कैसा होता है, समान। अब मुझे बताओ, अगर वो सेब की भी इकाइयां बढ़ा दे 5 और संतरे की भी इकाइयां बढ़ा दे 15, बताओ संतुष्टि बढ़ेगी? तो तुम्हें ध्यान रखना है, जब मैंने चैप्टर 2 कराया था उपयोगिता वाला, वहां पर तो वो ये कहता है जब किसी वस्तु की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अनादिमान वक्र की धारणा बहुत अलग है। अनादिमान वक्र कहता है कि यदि इकाइयां बढ़ाओगे तो उनसे मिलने वाली संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो बढ़ रहा है, यहाँ पर बात नहीं बन सकती। इस संयोग से मिलने वाली संतुष्टि और उस संयोग से मिलने वाली संतुष्टि अलग है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों इकाइयों को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो, अगर वो सेब की इकाइयां बढ़ाता है 2 और संतरे की इकाइयां उसने थोड़ी सी कर दी कम, अब कुछ बात बन सकती है। देखो सेब की इकाइयां भले ही बढ़ाई हो, यहाँ पर संतुष्टि बढ़ी होगी। जब सेब की इकाइयां उसने 1 से 2 कर दी हैं तो उसको संतुष्टि भी ज्यादा मिली होगी। लेकिन देखो संतरे की भी तो कम कर दी, मतलब सेब से जितनी बड़ी, संतरे की इकाइयों से उतनी ही क्या हो गई, कम। तो बताओ संतुष्टि का स्तर कैसा रहा, समान रहा ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि सेब की जो एक इकाई से संतुष्टि मिल रही थी वो संतरे की इकाइयों से पूरी हो गई। अब देखो फिर से इसने सेब की बढ़ा दी, इस बार इकाइयां कर दी 3, तो संतरे में वो आ गया 5 इकाइयों पर, तो संयोग मिल गया 3 और 5। तो देखो फिर से उसने सेब की इकाइयां 2 से 3 कर दी, लेकिन इस बार संतरे की इकाइयां 7 से 5 कर दी। तो बताओ संतुष्टि का स्तर भी कैसा रहेगा, समान। मतलब एक तरफ तुम बढ़ा रहे हो तो दूसरी तरफ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कम, ताकि संतुष्टि समान बनी रहे। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अनादिमान वक्र की। और अनादिमान वक्र वो स्तर दिखाता है जिस पर संतुष्टि हमेशा कैसी होती है, एक समान, ना तो कभी बढ़ती है ना ही कभी कम होती है, जितनी है उतनी रहेगी। अगर तुम 1 से 10 से ये चले जाओगे 5 और 15, तो संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। तो ये अनादिमान वक्र की खासियत नहीं है। एक लास्ट और बना लेते हैं। इस बार सेब की इकाइयां उसने 3 से 4 कर दी, तो संतरे की इकाइयां उसने 5 से कर दी 4। ठीक है, तो लास्ट वाले पे 4 पे 4। अब मैं इन संयोगों को अनादिमान वक्र के लिए ग्राफ पर बनाऊंगा, और जो शेप बनकर आएगी वो मानी जाएगी हमारी अनादिमान वक्र। ठीक है, तो पहले इसको रब कर देते हैं, फिर एक वक्र बनाते हैं जिस पर ये चारों संयोग मुझे दर्शाने हैं। तो देखो कितना आसान है, टेबल के नीचे उसका ग्राफ बना लेंगे। तो देखो एक पर दिखा देना सेब और एक पर दिखा देना संतरा। तो देखो सेब की इकाइयां तो कुछ खास नहीं है, 1 से लेकर 4 तक है, तो थोड़ा गैप बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 5। और संतरे की भी इकाइयां कुछ खास नहीं है, मैक्सिमम 10 तक जा रही हैं। ठीक है, तो 2 2 का गैप ठीक रहेगा यहाँ पर, 2 4 6 8 10।
बताओ सेब की जब एक थी तो संतरे की कितनी थी? 10। एक इकाई पर 10। ये हो गया उसका पहला कॉम्बिनेशन। जब सेब की उसकी 2 इकाइयां थी तो संतरे की कितनी थी? 7। तुम देख सकते हो 2 के साइड में लिखा हुआ है 7। तो 2 पर है उसकी 7। बताओ 8 और 6 के ठीक बीच में बनेगा ना? तो 8 और 6 के ठीक बीच में बना है, ये बन गया बी। अगला देखते हैं। 3 पर कितना दिखाई दे रहा है? 5। तो सेब की है 3 और संतरे की है 5। 6 और 4 के ठीक बीच में ये। और लास्ट है 4 पे 4। तो 4 पे 4 ये बनेगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो इस तरह की शेप इसकी बनती है और ये कहलाता है हमारा अनादिमान वक्र। ठीक है, आईसी इंडिफरेंस कर्व। तो कुछ कॉम्बिनेशन शो कर देना। मैंने पहला और आखिरी शो करा है बस, तो 2 ही बहुत है बस, ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है अनादिमान वक्र पर जितने भी बिंदु दिखाए जाते हैं, अनादिमान वक्र पर जितने भी संयोग दिखाए जाते हैं, चाहे जितने मर्जी हो, उन सभी संयोग से मिलने वाली संतुष्टि कैसी होती है? हमेशा एक समान होती है। उनसे मिलने वाली संतुष्टि हमेशा कैसी होती है? एक समान, बराबर होती है। मतलब अनादिमान वक्र पर चाहे तुम ए से बी की तरफ आओ, बी से सी की तरफ जाओ, या सी से सीधा ए की तरफ जाओ, हमेशा संतुष्टि का स्तर कैसा रहेगा? एक समान, बिल्कुल। क्योंकि बेशक तुमने एक की इकाइयों को बढ़ाया है, बेशक तुमने उपभोग करते समय किसी एक वस्तु की इकाई को बढ़ाया है, लेकिन दूसरी वस्तु की इकाई को कम भी तो कराएं, तो संतुष्टि का स्तर कैसा हो गया? बराबर। मान लो इससे तुम्हारी संतुष्टि 3 बढ़ी है, मान लो तुम्हारी संतुष्टि का स्तर 3 यूनिट बढ़ा है, तो y में कितना कम हो गया है? 3 कम हो गया है, तो रिजल्ट कैसा रहा? 0, है ना? 3 बढ़ा है तो 3 कम हो गया, 5 बढ़ा है तो 5 कम हो गया। तो संतुष्टि का स्तर कैसा रहता है? एक समान, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी हिसाब से इसकी परिभाषा भी लिखनी है। तो ग्राफ बनाने के बाद पहले नीचे लिखना नंबर 1 में अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र, इसकी परिभाषा लिखो। लिखो अनादिमान वक्र वह वक्र है, अनादिमान वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है, जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे मिलने वाली संतुष्टि हमेशा एक समान होती है। दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है, जिनसे मिलने वाली संतुष्टि हमेशा एक समान रहती है। ठीक है, तो देखो हेडिंग में मैंने अनादिमान वक्र तो लिखवाया था, अनादिमान बंडल भी लिखवाए थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में डेफिनेशन लिखना अनादिमान बंडल। हाँ, बंडल मतलब ये संयोग कि एक पर वो दूसरी इकाई कितनी इस्तेमाल कर रहा था? 10, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा संयोग क्या था उसका? 2 पर कितनी इकाइयां इस्तेमाल कर रहा था? संतरे की 7। सेब की जब 3 हो गई तो इसकी 5 थी संतरे की, और जब सेब की 4 हो गई तो संतरे की भी कितनी हो गई? 4। तो ये कहलाते हैं उसके अनादिमान बंडल।
मतलब वो बंडल जिन पर संतुष्टि का स्तर कैसा होता है, एक समान। बताओ ये जितने भी बंडल मैंने बनाए थे इनमें भी संतुष्टि का स्तर कैसा था, समान। क्योंकि इसका रीजन है, अगर एक की इकाइयां बढ़ रही है तो दूसरी की इकाइयां धीरे धीरे कम होती जा रही है, तब नहीं होता संतुष्टि का स्तर समान। यदि तुम इसकी भी बढ़ा रहे होते या उसकी भी बढ़ा रहे होते, जब दोनों की बढ़ेगी तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, दोनों की कम होगी तो कम संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अगर एक की बढ़ रही है और दूसरे की कम है तो संतुष्टि का स्तर वही है जो पहले वाले संयोग से मिल रहा था। तुम्हारी संतुष्टि का स्तर नहीं बदला है, उतनी ही रहेगी वो। ठीक है, तो अनादिमान बंडल की परिभाषा लिख लो। लिखो, इसमें दो वस्तुओं के इसमें दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है, ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है। इसमें दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है, ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है, जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। ऐसे संयोगों को शामिल किया जाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब अगला टॉपिक। तो मैंने बताया था कि देखो वहां पे चैप्टर 2 के अंदर हमने उपयोगिता वाला चैप्टर जो करा था उसके अंदर हमने ये कहा था ना कि किसी भी वस्तु की इकाइयों को बढ़ाओगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम। लेकिन अनादिमान वक्र में उल्टा हिसाब है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है जितनी इकाइयां बढ़ाओगे उनसे मिलने वाली संतुष्टि भी बढ़ेगी, ना कि कम होगी। उनसे मिलने वाली संतुष्टि भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब तो ये अप्रोच है, जो अप्रोच हमने वहां पर पढ़ी है वो अप्रोच इस अप्रोच के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें कोई बहस वाली बात नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको एक्सप्लेन करने का टॉपिक अलग है और उसको एक्सप्लेन करने का टॉपिक अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब हम किसी वस्तु की इकाइयों को धीरे धीरे ज्यादा उपयोग में लाते हैं तो उनसे मिलने वाली संतुष्टि भी बढ़ती है। तो मतलब ये जो हमारा तरीका है ये अनादिमान वक्र की एक मान्यता है, ये उसने एज्यूम कर रखा है, ये उसका एजम्पशन है कि अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो संतुष्टि का स्तर भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उसकी ये जो मान्यता है, इस मान्यता का नाम होता है एक दिष्ट अधिमान। क्या बोला जाता है उसकी इस मान्यता को? एक दिष्ट अधिमान। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे एक्सप्लेन करने को कई बार आ चुका है। ये अनादिमान वक्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण मान्यता मानी जाती है अनादिमान वक्र की। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये कहता है जितना ज्यादा मिले उतना बढ़िया है। एक दिष्ट अधिमान का मतलब होता है जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो यही वाला, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, यहां से कॉपी कर लो। एक दिष्ट अधिमान यहां पर लिखा जाएगा, एक दिष्ट अधिमान। तो सिंपल सी मान्यता है, पहले इसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना। एक दिष्ट अधिमान के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, एक दिष्ट अधिमान, एक दिष्ट अधिमान अनादिमान वक्र की, एक दिष्ट अधिमान अनादिमान वक्र की, एक दिष्ट अधिमान अनादिमान वक्र की एक मूल मान्यता है। एक मूल, मूल मतलब ये इसका बेसिक अजम्पशन है।
एक मूल मान्यता है, एक मूल मान्यता है। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का अधिक उपयोग किया जाए, यदि किसी वस्तु का अधिक उपयोग किया जाए, किसी वस्तु का अधिक उपयोग किया जाए, तो इससे हमें संतुष्टि भी, तो इससे हमें संतुष्टि भी अधिक मिलेगी, तो इससे हमें संतुष्टि भी अधिक मिलेगी, संतुष्टि भी अधिक मिलेगी। तो बताओ, अगर मैं अनादिमान वक्र की बात कर रहा हूं तो वहां पर संतुष्टि का स्तर कैसा होता है? एक समान। बताओ, संतुष्टि का स्तर एक समान तभी तो रहता है जब तुमने x की इकाई बढ़ाई लेकिन तुमने y की इकाई को नहीं बढ़ाया, y की इकाई को क्या करा? कम। जितनी संतुष्टि इसकी बढ़ी है उतनी संतुष्टि उसकी क्या हो गई है? कम। जितनी संतुष्टि इसकी बढ़ाई गई थी उतनी ही संतुष्टि इसकी क्या हो गई थी? कम। इसलिए कोई परिवर्तन आएगा नहीं। मान लो इसकी संतुष्टि बढ़ी है +10 से और उसकी संतुष्टि कम हो गई है -10 से, ठीक उतने ही अमाउंट से जितनी इसकी बढ़ी थी। तो बताओ ओवरऑल इफेक्ट कितना आ गया? 0 ना। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और संतुष्टि का स्तर कैसा रहेगा? समान। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ। एक्स और वाई के बीच में कैसा संबंध है? ऋणात्मक या धनात्मक? तुम देख सकते हो एक की इकाई को तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरे की इकाई को क्या करेंगे? कम। एक की इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरे की इकाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक। ठीक है, तो ये तुम नोट के अंदर लिख लो फर्स्ट पॉइंट में, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो लिखो, वस्तु x का उपभोग, वस्तु x का उपभोग वस्तु y के उपभोग के साथ, वस्तु x का उपभोग वस्तु y के उपभोग के साथ, वस्तु y के उपभोग के साथ ऋणात्मक रूप से, वस्तु y के उपभोग के साथ ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। ऋणात्मक रूप से, बोर्ड पे लिखा हुआ है संबंधित, ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। अब ऋणात्मक रूप से कैसे संबंधित होता है वो सेकंड पॉइंट में लिख लो। लिखो, यदि एक वस्तु के, यदि एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाए, यदि एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाए तो दूसरे वस्तु के उपभोग को, तो दूसरे वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ेगा, दूसरे वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ेगा, दूसरे वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ेगा। इस प्रकार x और y के बीच में नकारात्मक संबंध पाया जाता है। इस प्रकार x और y के बीच में नकारात्मक संबंध पाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो नोट के अंदर ही। मुझे बताओ, जो अनादिमान वक्र अभी हमने बनाया था हेडिंग के अंदर, वो अनादिमान वक्र ऊपर से नीचे की तरफ था ना? और तुम्हें याद होगा ऊपर से नीचे की तरफ है। दूसरी चीज, अगर मैं दो कॉम्बिनेशन ये ले लूं, सपोज मैंने ले लिया ए और बी, ये
मान लो यहाँ पर x वस्तु है और यहाँ पर y वस्तु है, तो बताओ ऊपर से नीचे की तरफ है इसका ढलान। जब भी ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो वो नकारात्मक ही दिखाया जाता है। तो थर्ड पॉइंट में लिख लो ये बात। अनादिमान वक्र का ढलान, अनादिमान वक्र का ढलान, अनादिमान वक्र का ढलान, ढलान के लिए एक नया वर्ड और लिख लेना, इसको बोला जाता है प्रवणता। एक नया वर्ड और है, प्रवणता। अनादिमान वक्र का ढलान या प्रवणता ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर या ऋणात्मक होता है। ऊपर से नीचे की ओर या ऋणात्मक होता है। ढलान ऊपर से नीचे की ओर या ऋणात्मक होता है, मतलब इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो करना है तुम्हें इस पॉइंट के बाद ड्रॉ। संतरा और सेब, एक्स अक्ष पर मैंने कौन सी वस्तु ली है, सेब, और वाई अक्ष पर कौन सी वस्तु ली है, संतरा। ठीक है, तो देखो तुम अब दोनों वस्तु के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ए और बी के लिए। मान लो मैंने यहां पर लिए 1 2 3, ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है, 1 2 3। और ये कॉम्बिनेशन, ये रफली बनाया है मैंने, कोई सा भी एग्जैक्टली मैंने आंकड़े नहीं लिए, मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है इंडिफरेंस कर्व, आईसी, अनादिमान वक्र। अब जो 2 पॉइंट में दिखा रहा हूं केवल उनको देखना। मान लो मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। बताओ ए संयोग पर सेब की कितनी इकाई है, 1, और ए संयोग पर संतरे की कितनी इकाई है, 3। मतलब इस संयोग पर देखो सेब की 1, संतरे की 3। अब इधर देखो बी पर सेब की भी कितनी है, 2, और संतरे की भी कितनी है, 2। ठीक है, अब मुझे बताओ बोर्ड पर देखो, सेब की पहले वो इकाइयां उपभोग कर रहा था 1, और अब कितनी कर रहा है, 2। जब वो बिंदु ए से बी की तरफ आया तो सेब की उसने कितनी बढ़ा दी, 1 बढ़ा दी ना। सेब की 1 से कर दी है 2, कितनी इकाइयां बढ़ा दी है सेब की, 1 इकाई बढ़ाई है। अब देखो इसकी 1 इकाई बढ़ाने के लिए उसे वाई की कितनी इकाइयां त्यागनी पड़ी हैं। देखो पहले संतरे की इकाइयां ले रहा था 3, और अब उसे कितनी लेनी पड़ रही है, 2। इसका मतलब उसने संतरे की कम कर दी है। तो देखो सेब की इकाई बढ़ाने के लिए उसे संतरे की इकाई को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इन दोनों से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो कैसी रही, एक समान रही। हाँ लेकिन उसकी वस्तु बदल गई, पहले वो संतरे 3 ले रहा था और सेब 1 ले रहा था लेकिन अब कुछ हटकर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेशक उसने सेब की इकाइयों में बढ़ोतरी करी है, उसके बदले उसे संतरे की कुछ इकाइयां क्या करनी पड़ी, त्यागनी पड़ी। ठीक है, तो ये होता है उसका ढलान। अब मुझे बताओ एक की इकाई बढ़ाने के लिए दूसरे की इकाइयां त्यागनी पड़ी तो कैसा ढलान माना जाएगा, नकारात्मक ना। तो इसके लिए ग्राफ के बारे में नोट लिख लो, एक नीचे लिखो, उपरोक्त रेखा चित्र में, बोर्ड पे लिखा हुआ है उपरोक्त, उपरोक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर सेब को दर्शाया गया है। उपरोक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर
सेब को दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर सेब को दर्शाया गया है तथा वाई अक्ष पर संतरे को दर्शाया गया है। वाई अक्ष पर संतरे को दर्शाया गया है। रेखा चित्र में अनादिमान वक्र पर रेखा चित्र में अनादिमान वक्र पर दो संयोग दिखाए गए हैं। अनादिमान वक्र पर दो संयोग दिखाए गए हैं। संयोग ए तथा संयोग बी, दो संयोग दिखाए गए हैं। संयोग ए तथा संयोग बी, दो संयोग दिखाए गए हैं। संयोग ए तथा संयोग बी। सेकंड पॉइंट लिखना नोट के अंदर, ग्राफ के बारे में जो तुम लिख रहे हो उसे बना देना फर्स्ट पॉइंट नोट में। अब लिखना सेकंड पॉइंट, लिखो एक्स सेब की एक इकाई बढ़ाने के लिए, सेब की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की एक इकाई को त्यागना पड़ेगा। सेब की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की एक इकाई को त्यागना पड़ेगा। y की एक इकाई को त्यागना पड़ेगा, अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच, अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच नकारात्मक संबंध पाया जाता है। दोनों वस्तुओं के बीच नकारात्मक संबंध पाया जाता है। नकारात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए अनादिमान वक्र का ढलान, इसलिए अनादिमान वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे की ओर होता है। नकारात्मक ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी तक मैंने बात करी है इसके ढलान की। अब देखना ये कि इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर मतलब नकारात्मक होता है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर हमें अनादिमान वक्र का ढलान यानी कि स्लोप निकालना है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उस चीज के लिए देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसका है इंडिफरेंस कर्व यानी कि अनादिमान वक्र का ढलान, उसकी प्रवणता।